हेलो ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम भी इसे कहते हैं। स्पार्क मशीनिंग भी कहा जाता है, स्पार्क इरोडिंग मशीनिंग भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नाम हैं इसके। जनरली इसको ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से जानते हैं। तो ईडीएम जो है वो एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन जो स्टडी करी थी उनमें से एक क्लासिफिकेशन जो हमने डिफाइन किया था वो थर्मल प्रोसेस के अंडर था। तो ईडीएम जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग वो थर्मल प्रोसेस के अंडर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस से आपको मटेरियल रिमूव करना है तो थर्मल एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हैं। और इसको इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उस थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, जो थर्मल एनर्जी जो है वो मटेरियल रिमूव करने के काम आएगी वर्कपीस से। इसलिए इसको इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। अब ये थर्मल प्रोसेस के अंडर है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग, प्लाज्मा मशीनिंग, ये सारे आती हैं कैटेगरी, जिसमें आप थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल रिमूव करते हो वर्कपीस पे से। अब वो ज़रा देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। जो बेसिकली है ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मुझे आपको एक बार बेसिकली डायग्राम पे बताना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है हमारे पास, इसमें एक टूल होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है इसमें हम स्पार्क एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क डिस्चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। अगर ये मेरा टूल है और ये मेरा वर्क पीस है, मान लीजिए ये टूल हो गया, ये वर्क पीस। अब मुझे अगर मटेरियल रिमूव करना है वर्क पीस पे से, तो मैं इनके बीच में स्पार्क एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा। तो वो स्पार्क एनर्जी किससे प्रोड्यूस होंगी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं ये स्पार्क एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। तो इसके लिए मुझे दोनों को अपने वोल्टेज जो डीसी सप्लाई है, यहाँ पे हम जनरली डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो उसका एक टर्मिनल आपको टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा और एक आपको वर्कपीस के साथ। तो जनरली हम जो वर्कपीस के साथ करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और टूल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है कि टूल जो है वो आपका डीसी सप्लाई के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और वर्कपीस जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इनके बीच में हम स्पार्क को क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। और इन दोनों टूल और वर्कपीस, इसमें एक कंडीशन है कि आपका टूल और वर्कपीस दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने चाहिए। तो टूल एंड वर्कपीस शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। दोनों इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होंगे, उन्हीं पे ही आप तभी आप ये यूज़ कर पाएंगे। यानी कि आपका टूल और वर्कपीस, यानी कि जिस मटेरियल पे आपने मशीनिंग करनी है वर्कपीस, वो भी आपका कंडक्टिव होना चाहिए और साथ में टूल भी। ठीक है। और जनरली जो टूल है आपका वो आपका होता है कॉपर का, ठीक है, ग्रेफाइट का, ब्रास का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टंगस्टन का या टंगस्टन कॉपर अलॉय। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं जो आपके टूल मटेरियल हैं जिससे आपका टूल बनता है। तो और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको बाद में समझा देंगे। और वर्कपीस जो है ज़्यादातर जैसे बहुत डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल होते हैं, टाइटेनियम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मशीन डाई मटेरियल जो होते हैं, हॉट डाई स्टील, हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील, जितने भी डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल हैं, अलॉयज़ हैं, सुपर अलॉयज़ हैं, वो मटेरियल जो बहुत बड़ी मुश्किल से मशीन होते हैं जिनसे आप डाई बनाते हैं, वो सारे आप इस ईडीएम मशीन के थ्रू मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वर्कपीस भी तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका वर्कपीस कितना हार्ड है या कितना टफ है। वर्कपीस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, आप इस ईडीएम मशीन से उसे बड़े आराम से कट कर सकते हैं। और टूल जैसा बहुत सॉफ्ट मटेरियल जैसे ब्रास से बना हुआ या कॉपर से बना हुआ टूल जो है वो आपका बहुत से हार्ड मटेरियल जैसे वर्कपीस, चाहे वो किसी भी सुपर अलॉय का, वो उससे आप कट कर सकते हो। तो टूल एकदम सॉफ्ट मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आप कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते वर्कपीस के साथ और मशीनिंग करते हो, तो कोई कटिंग फोर्स आपकी प्रोड्यूस नहीं होती यहाँ पे। ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, तभी आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जैसे आप टूल और वर्कपीस है, आप क्या करते हैं, ये कंटेनर आपको दिख रहा होगा, ये टैंक है, ईडीएम टैंक। इसके ये अंदर फिक्सचर रखा हुआ है। फिक्सचर जनरली नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, इंसुलेटेड होता है, और आपका उसके ऊपर ये वर्कपीस रखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये आपका वर्कपीस है, ये आपका वर्कपीस है। ठीक है। अब ये जो वर्कपीस है आपका,
इस वर्क पीस की, और ये ग्रीन कलर का आपको टूल दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का टूल दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे एक पंप लगाया हुआ है, कंटेनर जो टैंक है, टैंक से नीचे से आपका जो, और ये टैंक के अंदर क्या किया हुआ है, टूल भी है और वर्क पीस भी है, दोनों कंडक्टिव मटेरियल है। और इस टैंक के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड डाला हुआ है, इस टैंक के अंदर आपने क्या किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो होता है वो जनरली इंसुलेटेड होता है, ठीक है, और इंसुलेशन होने की वजह से ये पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद उसमें वो आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो हम क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक पावर सप्लाई दिया हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जनरली जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका, हम अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका टूल के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हम जनरली यूज़ करते हैं वर्क पीस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्क पॉजिटिव टर्मिनल आप मान लीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती से लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका वर्क पीस के साथ कनेक्ट है। अब होता क्या है जब, और ये दोनों के दोनों टूल और वर्क पीस आपके डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर डिप रहते हैं, और नीचे ये पंप लगा हुआ है, पंप के साथ फिल्टर है यहाँ पे। ये पंप जो होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जब आता है उसको कलेक्ट करता है, उससे वापस सप्लाई देता है थ्रू इलेक्ट्रोड फ्लो कराने के लिए, आगे नोजल के थ्रू भी हो सकता है और टूल के अंदर से भी पास ऑन करा सकते हो या अलग से भी पास करा सकते हो एक नोजल के थ्रू। लेकिन ये साथ में फिल्टर लगा है, ये फिल्टर क्यों लगा है, जब यहाँ से मशीनिंग होगी टूल और वर्क पीस के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो उससे जो मशीनिंग होने के बाद मटेरियल निकलेगा, उसके अंदर वर्क पीस का मटेरियल होगा, रिमूव हुआ होगा, वो मटेरियल फ्लश अवे होके पंप के थ्रू वापस आएगा। जब ये वापस आएगा और वापस अगर फ्लो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा, इसीलिए हमने फिल्टर लगाया ताकि वो अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल जो है, जो आपने रिमूव किया वर्क पीस से, जो हमें अब नहीं चाहिए, वो आपके यहाँ फिल्टर हो जाए। फिल्टर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो अलग अलग फिल्टर लगे होते हैं वेरियस टाइप के। आप ये अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि फिल्टर जो है वो अनवांटेड मटेरियल को फिल्टर करने के लिए, फिर वापस आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फिर से फ्लो किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या है, ये किस तरह से काम करता है, आपका जैसे आपको टूल और वर्कपीस दिख रहा है, कंटेनर है, अब इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बना के, देखिए यहाँ पे जनरली डीसी पावर सप्लाई यूज हो रहा है, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई से क्या हो रहा है कि आपका टूल और वर्कपीस के बीच में वोल्टेज कनेक्ट ड्रॉप कर रखा है, उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है टूल और वर्कपीस के साथ। और ये जो टूल है इसके ऊपर जो है ये देखिए सर्वो मैकेनिज्म लगा हुआ है। सर्वो मैकेनिज्म क्या करता है, आपके टूल को फ्लो अप एंड डाउन मूवमेंट कराने के काम आता है। जैसे अगर इस टूल को मेरे को अप एंड डाउन मूव कराना है तो मैं इससे सर्वो मैकेनिज्म से मूव करा सकता हूँ। अब डीसी सप्लाई के थ्रू जब मैंने नेगेटिव टर्मिनल टूल को कनेक्ट किया और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इन दोनों को मैंने डिप कर दिया डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर, तो होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कंटेनर है, टैंक है, जैसे मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, और ये आपका टूल। सर्वो मैकेनिज्म की हेल्प से आप इस टूल को ऊपर नीचे मूव करा सकते हो। ये मेरा टूल ऊपर नीचे मूव कर जाएगा। अब होगा क्या, जब मेरे को इसमें स्पार्क देना होगा तो मैं जैसे ही पावर सप्लाई दूंगा तो पावर एक, वो जो ये बीच में कंटेनर है ये भी आप ध्यान रखिए कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर डिप है, तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है आपका, ठीक है। मैं ये बना देता हूँ, ये मेरा वर्कपीस है। अब जब ये टूल और वर्कपीस जो है वो बहुत क्लोज लिया जाता है, जनरली मैं माइक्रोस्कोप लेवल पे दिखा रहा हूँ, आप ये मान के चलिए ये जो गैप है, ये जो टूल और वर्कपीस के बीच में गैप है, ये कम से कम 0.025 से लेके 0.075 के बीच में रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 0.025 से लेके 0.075 के mm के बीच में इसका गैप रहता है। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ 0.025 टू 0.75 mm, ठीक है। इतना गैप हमें रखना पड़ता है। कांटेक्ट में लाएंगे तो आर्किंग हो जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगा डायरेक्ट, वो हमें नहीं चाहिए, हमें गैप चाहिए ताकि स्पार्क प्रोड्यूस हो सके। तो होगा क्या, जब ये हम पास में ले आएंगे और वोल्टेज सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि इससे कनेक्टेड है टूल के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ठीक है, तो और पॉजिटिव टर्मिनल आपका वर्कपीस के साथ कनेक्टेड है। तो होगा क्या, इससे जैसे ही आपका इनके बीच में सप्लाई आएगी
तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, अभी ये समझ लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या हैं। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर क्यों डिप किया है, ताकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के बहुत सारे फंक्शन है, जिसमें पहला है कि वो पहले तो इंसुलेटिंग बिहेवियर रखेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। दूसरा, लेकिन जैसे ही हम उसे वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो वो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में टूट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो एक टाइम पे एक ऐसा ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। एक ऐसा वोल्टेज आएगा, पर्टिकुलर वोल्टेज आप सप्लाई करोगे जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सस्टेन नहीं कर पाता, तो उससे ज़्यादा जितना वो सस्टेन कर सकता है उससे जब ज़्यादा वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, तो आपका जो वर्कपीस, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, जो कि आपका फाइनली ब्रिज बना देता है टूल और वर्कपीस के बीच में। तो जो पॉजिटिव आयन है, क्योंकि नेगेटिव टूल जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव आयंस जो होंगे, जैसे ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, तो पॉजिटिव आयंस जो है वो टूल की तरफ जाने लगेंगे और नेगेटिव आयंस वर्कपीस की तरफ। और इनकी वजह से, कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से आपका क्या होगा, बहुत सारा इसके अंदर ये एक ब्रिज बना देगा। और ब्रिज बनाने की वजह से क्या होगा, जब ब्रिज बन जाएगा, जब ये ब्रिज बन जाएगा तो ये ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा, तो ब्रिज ये काफ़ी ज़्यादा बनेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे है टूल, तो यहाँ से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपको वर्कपीस की तरफ इस ब्रिज की हेल्प से फ्लो होने लगेंगे। तो आपके आराम से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो होते हुए टूल वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या होता है, वर्कपीस आपका उसके अंदर क्रेटर बनने शुरू हो जाते हैं, वो हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आके वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने की वजह, जनरली टेम्परेचर जो है वो 8000 डिग्री सेल्सियस से लेके 12000 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जिसमें आपका कोई भी हार्ड से हार्ड मटेरियल आपका मेल्ट कर सकता है, कोई भी मटेरियल मेल्ट कर सकता है। तो ये आपका मटेरियल मेल्ट कर जाता है। मेल्टिंग होने की वजह से क्या होता है, वो साथ में वेपराइज कर जाता है, और जब वेपराइज करता है तो इसके अंदर से मटेरियल जब निकल के आते हैं, जब ये मटेरियल निकल के आते हैं तो ये इसमें से थोड़े थोड़े मटेरियल ऐसे निकल के इसमें फ्लो होने लगते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में, वर्कपीस का मटेरियल। और ये साथ में, क्योंकि यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई कर रहे हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करता है, इसको फ्लश अवे करके ले जाता है अपने साथ। तो इस तरह से प्रोड्यूस, ये हम मटेरियल रिमूव करते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला है आपका ब्रिजिंग एक्शन होना। ब्रिजिंग क्यों होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेकआउट हो जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। जब हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस ब्रेकडाउन, अगर वो वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा, थर्ड, इसका एक और फायदा है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, जब ये ब्रेकडाउन होकर क्रेटर मटेरियल रिमूव होता है तो थोड़े टाइम के बाद आपका ये सप्लाई बंद कर देते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हम सप्लाई रखते हैं, थोड़े टाइम के लिए सप्लाई नहीं रखते। तो ये मैं आपको एक सप्लाई का बना के दिखा देता हूँ ग्राफ। जैसे ये सप्लाई का ग्राफ है, ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वोल्टेज वाई एक्सिस पे। तो आप जो वोल्टेज सप्लाई करते हो वो जनरली इस तरह से करते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वोल्टेज दिया, फिर आपने जीरो कर दिया वोल्टेज, फिर उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के लिए वोल्टेज दिया, फिर आपने जीरो कर दिया, फिर आपने पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया, जीरो कर दिया। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो टाइम है, अगर आप देखें ये जो टाइम है, इतने टाइम के लिए आपने वोल्टेज सप्लाई किया, तो इसे बोलते हैं पल्स ऑन टाइम। TON से रिप्रेजेंट कर देते हैं पल्स ऑन टाइम, यानी कि इस टाइम पे आप जो है वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। और ये वो टाइम है जिसमें आपने वोल्टेज सप्लाई नहीं किया, इसे बोलते हैं TOF, पल्स ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम के लिए आप पल्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वोल्टेज सप्लाई नहीं करते। और जो ये इन दोनों का सम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपका वोल्टेज सप्लाई का ये ग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम को टोटल साइकिल टाइम कहा जाता है। टोटल साइकिल टाइम, यानी कि टोटल साइकिल टाइम इज इक्वल टू पल्स ऑन टाइम प्लस पल्स ऑफ टाइम। तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो एक टाइम जब आपका मटेरियल मशीन रिमूव तब होगा जब आप पल्स ऑन टाइम देंगे। जब आप पल्स ऑफ रखेंगे तो आपका मटेरियल रिमूव नहीं होगा और उस टाइम पे कोई स्पार्क नहीं होगा। तो पल्स ऑफ के टाइम पे आपने कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किया, तो जैसे ही पल्स ऑन टाइम हुआ उसमें आपका मटेरियल रिमूव हुआ
थोड़ी देर के बाद पल्स ऑफ टाइम जब शुरू होगा तो ये सारा ब्रेकडाउन जो आपने बेस्ड किया था वो पूरा हट जाएगा, गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसमें फिर से आपका जो वर्क पीस मटेरियल रिमूवल है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, फिर से फ्लो होने लग जाएगा सिंपल तरीके से, और ये सेम फिर से इसी तरह की शेप बना लेगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे डायग्राम, ये आपका इस तरह से टूल हो जाएगा, ये आपका वर्क पीस होगा, और इसके बीच में आपका फिर से सिंपल सेम जैसे पहले था डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड वो फ्लो करेगा। कोई ब्रिजिंग एक्शन नहीं होगा, कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में, क्योंकि आपने इस टाइम पे पल्स ऑफ टाइम पे आप कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो टूल और वर्कपीस के बीच में, तो फिर से नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक। इससे फायदा क्या होगा, जो आपका पल्स ऑन टाइम के टाइम पे मटेरियल ये रिमूव हुआ था, जो आपको ये येलो येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, या आपका वर्कपीस में से जो बर्स या चिप्स निकले हुए मटेरियल निकला हुआ है, वो जो मेल्टिंग की वजह से और वेपराइज हुआ था, वो सारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अपने साथ फ्लो करके ले जाता है पल्स ऑफ टाइम के टाइम पे। जब नया डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ से फ्लश होते हुए आता है, ब्रिजिंग खत्म होती है, तो वो अपने साथ इन सारे अनवांटेड मटेरियल्स को जो वर्कपीस में से रिमूव हुआ है उसको निकाल के ले जाता है। तो ये रीजन है। और फिर क्या करता है, नीचे से हमने क्या किया था, पंप को सप्लाई किया था, पंप से फिल्टर को दिया था, तो ये जो अनवांटेड मटेरियल है यहाँ फिल्टर में रह जाते हैं, फिल्टर से क्लीन हो जाते हैं। फिर से वापस हम एक नोजल के थ्रू आगे सप्लाई करके नोजल के थ्रू फिर से फ्लश ओवर के लिए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई करते हैं। ये पंप है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये काम चलता है। तो इसीलिए ये फायदेमंद है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कि आपका वो क्लीनिंग करने के लिए भी काम आता है, फ्लशिंग एक्शन के काम आता है, क्लीनिंग करने के काम आता है। और एक और फायदा है इसका, आप पॉजिटिव एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक इंसुलेटिंग बिहेवियर रखता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब वो रीच कर जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है और ब्रिजिंग एक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टूल से वर्कपीस की तरफ जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल रिमूवल होता है। तो जिसमें जो इसका रीज़न है मटेरियल रिमूवल होने का, वो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन है। जब अगर कई बार पूछ लेते हैं मैकेनिज्म क्या है, तो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन है इसका मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला पॉइंट कौन सा है, वो ये कि वो कूलेंट की तरह भी काम करता है। कूलेंट की तरह कैसे, जो आपका जब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें फ्लो करता है तो टेम्परेचर पल्स ऑन टाइम पे तो ये हीट अप हो जाता है टूल और वर्कपीस, लेकिन जब ये कूलेंट फ्लो करता रहता है पल्स ऑफ टाइम में, तो वो क्या करता है, साथ में टूल और वर्कपीस को ठंडा रखने के काम आता है। उसके उस हीट टूल और वर्कपीस के टेम्परेचर को राइज नहीं करने देता, उससे हीट अब्जॉर्व कर लेता है और फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से आपका टूल और वर्कपीस हाई टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता। तो ये भी एक फायदा है, ये कूलेंट की तरह करता है, फ्लशिंग करता है, इंसुलेटिंग बिहेवियर दिखाता है एक अप टू ए सर्टेन पर्टिकुलर वोल्टेज। आफ्टर दैट पर्टिकुलर वोल्टेज ब्रेक डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड कॉज bridging action between the tool and workpiece, which helps in moving of electrons from the tool and getting strike to the workpiece so that it can remove material। तो ये इसका मैकेनिज्म है बेसिकली। और ये जैसे, और ये गैप कहाँ पे होगा स्ट्राइक, जैसे आप ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो आपका वर्कपीस और टूल है, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका वर्कपीस है, ये आपका टूल, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो टूल और वर्कपीस का सरफेस, तो ये टूल का सरफेस इस तरह से मान लीजिए, थोड़ा सा रफ होगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। ये हमारा वर्कपीस का सरफेस है, ये टूल का सरफेस है, और ये वर्कपीस का सरफेस है। तो जब स्पार्किंग होगी, वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के टाइम पे जो सबसे पहले स्पार्किंग होगी वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में होती है। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, टूल का सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और वर्कपीस का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही आपका स्पार्किंग होगा। तो ये स्पार्किंग सबसे पहले यहाँ होगी और यहाँ से मटेरियल निकलेगा। तो जब यहाँ से मटेरियल निकल जाएगा, मान लीजिए ये इतना मटेरियल मेल्ट होके निकल गया, अगला जो स्पार्किंग होगा वो नेक्स्ट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। मान ले लेते हैं कि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अब यहाँ है, तो यहाँ पे मटेरियल रिमूव होने लगेगा। तो नेक्स्ट रिपीटेड साइकिल पे स्पार्किंग होगी, पहले पल्स ऑन टाइम में यहाँ, फिर पल्स नेक्स्ट पल्स ऑन टाइम में यहाँ। तो ऐसे रिपीटेड स्ट्राइकिंग होने की वजह से अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन आपका मटेरियल रिमूव होता जाता है। और जनरली जो आपका टूल के सरफेस पे शेप होती है, जो शेप आपने टूल के सरफेस पे बनाई होती है, वो उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका आपके वर्कपीस पे बनती है। तो रेप्लिका
उसकी एग्जैक्ट शेप आपकी उसकी रेप्लिका जो है वो आपके वर्कपीस के सरफेस पे फॉर्म होती है। तो जनरली जब टूल की आपकी शेप है वही शेप जनरली बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका में फॉर्म कॉपी हो जाएगी, उसके ऊपर वर्कपीस पे बन जाएगी, क्योंकि बहुत फाइन फाइन ये क्रेटर्स फॉर्म होते हैं और जिसकी वजह से आपका मटेरियल रिमूव होता है। और मटेरियल रिमूवल बहुत कम होता है, सरफेस फिनिश अच्छा होता है, बेटर रहता है, मटेरियल रिमूवल काफ़ी कम होता है। वही चीज़ यहाँ दिखाई है, मैं आपको फिर से मैंने बता ही दिया है वैसे स्पार्किंग किस तरह से होती है। ये वोल्टेज पल्स ऑन टाइम दिखाया आपको, ठीक है, ये पल्स ऑन टाइम दिखाया हुआ है, ठीक है, ये पल्स ऑफ टाइम है, ये पल्स ऑन टाइम है, ये पल्स ऑफ टाइम है, पल्स ऑन टाइम, पल्स ऑफ टाइम। और पल्स ऑन टाइम के टाइम पे स्पार्किंग होती है, पल्स ऑफ टाइम के टाइम पे स्पार्किंग नहीं होती, और फिर से डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ऐसे फ्लो करने लग जाता है, सारा ब्रिज हट जाता है। इस वजह से आपका फ्लशिंग और क्लीनिंग भी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टेम्परेचर को भी डाउन कर देता है। फिर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है, इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करता है पल्स ऑफ टाइम में। और जब पल्स ऑन टाइम होता है उस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो आपका आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तरह फॉर्म होता है, ठीक है, और ब्रिजिंग एक्शन कर देता है जब पल्स ऑन टाइम में। इतना ही है आपका इसमें, और ये मैंने आपको बता ही दिया है ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। जैसे ये आपका पहले वोल्टेज आपने सप्लाई किया ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, तो उसने क्या किया, ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, तो ये ब्रिज बन गया। अब ब्रिजिंग की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके टूल पे थे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो आपके उसकी वजह से ब्रिजिंग और थोड़ी सी बड़ी हो गई, बढ़ती चलेगी, और उसकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होकर वर्क पीस की तरफ आने लगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपका वर्क पीस है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जाके स्ट्राइक करेंगे आपके वर्क पीस पे, और वर्क पीस से आपका हीटिंग फॉर्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर 8,000 टू 12,000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल आपका मेल्ट कर सकता है, तो मेल्टिंग होके वेपराइज हो जाता है, और साथ में जब पल्स ऑफ टाइम होता है तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड उसको फ्लश अवे करके ले जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखो पहले बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ, जब ये बबलिंग भी साथ में फॉर्म होती है, तो बबलिंग फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ये अपना एक्सपैंड होने लगता है, और हीटिंग तो होती है, साथ में आपका प्रेशर भी जनरेट कर देता है। तो हीट के साथ टेम्परेचर के साथ आपका प्रेशर भी इंक्रीज करता है इस बबलिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये क्रेटर फॉर्म ज़्यादा होता है। और अब जब ये मटेरियल अनवांटेड मटेरियल यहाँ पे फ्लो करने लग गए, पल्स ऑफ टाइम पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करेगा, इसको फ्लो करके ले जाएगा, और लास्ट में आपका वर्कपीस पे ये सेम क्रेटर फॉर्म हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये अनवांटेड मटेरियल डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो करा के ले जाएगा जब आपका क्या होगा, पल्स ऑफ टाइम आएगा, और वापस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। अब जनरली ये क्या, इसको इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको हमेशा टूल और वर्कपीस जब भी आप फॉर्म करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं टूल और वर्कपीस आपका हमेशा के हमेशा, ये जैसे आपका कंटेनर है तो इसमें हमेशा डिप रहना चाहिए, वर्कपीस और टूल हमेशा डिप रहना चाहिए। अगर ये डिप नहीं रहा तो ये जो टूल अगर बाहर रह गया तो स्पार्किंग अगर हुई तो ये आपका, क्योंकि आप जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हो वो जनरली कौन कौन से होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, और कौन कौन से हैं, और ईडीएम ऑयल भी बोला जाता है एक। तो ये सारे ऑयल्स आप यूज़ करते हो। और डी आयोनाइज्ड ऑयल, ठीक है, डी आयोनाइज्ड ऑयल या वो डिस्टिल्ड वाटर जो है क्लीन वाटर है, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल करते हो डायल्यूट। अब ये क्या होगा, अगर आपने केरोसिन इस्तेमाल किया और यहाँ पे अगर एयर के साथ कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन है एयर में, अगर ये ऊपर दोनों अच्छे से डिप नहीं होंगे इन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर, तो ये स्पार्क जो है इसमें आग पकड़ लेगा और ये बर्स्ट कर जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा है, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसे प्रॉपरली डिप करके रखते हैं। जनरली जो वाटर सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, वो कम से कम 50 टू टूल और वर्कपीस का जहाँ स्पार्किंग होनी है वो कम से कम 50 टू 60 mm डीप होनी चाहिए आपके। जैसे ये मान लीजिए ये इस तरह से, ये आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का सरफेस है, तो टूल और वर्कपीस यहाँ जहाँ स्पार्किंग होनी है, ये स्पार्किंग आपके टूल के सरफेस से, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के सरफेस से कम ये जो टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट है जहाँ स्पार्किंग होनी है वो 50 टू 60 mm गैप के नीचे होनी चाहिए, ठीक है, डाउन होनी चाहिए, ताकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, तो नहीं तो काफ़ी डेंजर सिचुएशन बन जाएगी।
और मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो है पीक एम्पेयर, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा, एक बात समझ लीजिए, जितना ज़्यादा करंट होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मटेरियल रिमूवल होता है। जितना करंट कम रखेंगे एनर्जी उतनी कम मिलेगी, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आप ज़्यादा रखेंगे, अगर करंट ज़्यादा रख रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाके वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा क्रिएटर फॉर्म होंगे, आपका मटेरियल रिमूवल ज़्यादा होगा। तो इसलिए करंट ज़्यादा रहेगा तो वो मटेरियल रिमूवल को इफेक्ट करता है। अगर करंट कम रहा तो भी आप, अगर करंट कम है तो मटेरियल रिमूवल रेट भी कम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ द स्पार्क का मतलब भी वही है कि आप जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रख रहे हैं, यानी स्पार्क एनर्जी ज़्यादा रखेंगे तो आपका मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा रहेगा, और कम स्पार्क एनर्जी रखेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट कम रहेगा। लेंथ ऑन टाइम, लेंथ ऑफ द ऑन टाइम मतलब पल्स ऑन टाइम। जैसे आपको मैंने दिखाया था ये ग्राफ में कि ये पल्स ऑन टाइम है और ये पल्स ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ ये पल्स ऑफ टाइम है और ये पल्स ऑन टाइम है। जितना ऑन टाइम ज़्यादा रहेगा उतने टाइम के लिए आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, उस टाइम पे मटेरियल रिमूवल होगा। तो एक्चुअल में मटेरियल रिमूवल रेट ऑन टाइम पे होता है, और जितनी टाइम आप ऑन टाइम रखोगे मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ऑन टाइम रखने से जितना ज़्यादा लेंथ होगा ऑन टाइम का उतना ही आपका मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। अगर आप ऑन टाइम कम रखेंगे यानी कि पल्स ऑफ टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम जो है वो टोटल साइकिल टाइम बनाता है। तो नेचुरली अगर आपका ऑन टाइम कम होगा तो ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, ऑफ टाइम ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब आप वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब ऑफ टाइम ज़्यादा रखने की वजह से ऑन टाइम आपका कम हो गया, उसकी वजह से मटेरियल रिमूवल रेट आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और दूसरा है आपका, देखिए ऑफ टाइम बता दिया, इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड स्टेबिलिटी। ऑफ टाइम का भी मैंने बता दिया, अगर आप ऑफ टाइम ज़्यादा रखेंगे तो आपका ऑन टाइम कम होगा। ऑन टाइम क्योंकि टोटल साइकिल टाइम ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम है, तो ऑफ टाइम अगर अपने ज़्यादा रखा तो ऑन टाइम कम हो गया। ऑन टाइम के टाइम पे ही मटेरियल रिमूवल होता है, तो इसका मतलब ऑफ टाइम अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो ऑन टाइम नेचुरली कम है, तो मटेरियल रिमूवल रेट आपका कम हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल हमेशा परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम, TON, ऑन टाइम डिवाइडेड बाय TON ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, इनका रेशियो होता है। तो इस रेशियो को हम ड्यूटी साइकिल साइकिल टाइम कहते हैं, ड्यूटी साइकिल कहते हैं। यानी ये रेशियो है, ये किसके किसके बीच का? ये रेशियो है आपका पल्स ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल साइकिल टाइम के बीच का। अगर ये आप ज़्यादा से ये कितना ज़्यादा रखेंगे उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल रिमूवल रेट कितना रहेगा, क्योंकि तो ड्यूटी साइकिल टाइम आपका रेशियो है पल्स ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम कितना है? पल्स ऑन टाइम प्लस पल्स ऑफ टाइम। तो ये इनके रेशियो को हम ड्यूटी साइकिल टाइम कहते हैं। तो इसका जो परसेंटेज होगा वो भी मटेरियल रिमूवल रेट को इफेक्ट करेगा। जितना ये ज़्यादा होगा तो नेचुरली ऑन टाइम ज़्यादा रहेगा, ऑन टाइम ज़्यादा रहेगा तो ये इसका मतलब मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा रहेगा। तो इसका रेशियो जो ड्यूटी साइकिल टाइम है, ड्यूटी साइकिल अगर आपने ज़्यादा रखा है तो नेचुरली ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा है। गैप डिस्टेंस, गैप डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मटेरियल रिमूवल रेट को इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए वर्क पीस है और ये टूल है, ठीक है, ये टूल है और ये वर्क पीस है, इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को जो हमें रखना पड़ता है स्पार्क के लिए, इसको स्पार्क गैप भी कहा जाता है। ये स्पार्क गैप जो है जनरली मैंने बताया आपको 0.025 से लेके 0.075 mm रखना पड़ता है, बहुत कम गैप है। जितना ज़्यादा गैप रखोगे उतना ज़्यादा आपका क्रेटर फॉर्म ज़्यादा होगा, जितना कम रखेंगे क्रेटर फॉर्म उतना कम होगा। यानी क्रेटर मतलब ये जो गड्ढे बनेंगे वो कम बनेंगे, इंडेंटेशन जो होगी वो कम होगी स्ट्राइकिंग के वजह से। अगर आपको सरफेस को स्मूथ रखना है तो स्पार्क गैप को कम रखिए, जिसकी वजह से क्रेटर जो होगा वो कम फॉर्म होगा। अगर ये वर्कपीस है और ये टूल है और ये वर्कपीस है तो आपका क्रेटर कब तब फॉर्म कम होगा जब आप टूल को ज़्यादा पास रखेंगे। तो जब ज़्यादा पास रखेंगे तो उससे ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी स्पार्क को ट्रैवल करने के लिए, तो आपका क्रेटर जो होगा वो छोटा बनेगा। तो इसलिए स्पार्क बेटर एक्यूरेसी चाहिए, मटेरियल रिमूवल रेट कम करना है तो गैप डिस्टेंस आप कम कर दो। तो गैप डिस्टेंस आप कम कर दोगे तो एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, क्रेटर फॉर्म कम होगा, जो गड्ढे हैं वो कम बनेंगे, इंडेंटेशन तो कम बनने की वजह से मटेरियल भी कम निकलेगा, लेकिन आपकी सरफेस फिनिश जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। सरफेस रफनेस आपकी कम हो जाएगी और सरफेस फिनिश अच्छी हो जाएगी।
तो ये नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस फिनिश पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सरफेस फिनिश अगर ईडीएम में अच्छी चाहिए तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सरफेस फिनिश के लिए आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए तो स्पार्क गैप जो है वो कम रखिए। अगर एनर्जी भी आप स्पार्क एनर्जी ज़्यादा देंगे तो क्रेटर फॉर्म ज़्यादा होगा, और स्पार्क गैप भी कम रखेंगे, स्पार्क गैप ज़्यादा रखेंगे तो क्रेटर फॉर्म भी ज़्यादा होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ रखनी कि एनर्जी भी ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल रिमूवल होगा। तो स्पार्क गैप भी आपको कम भी रखना है, और स्पार्क एनर्जी भी आपको कम रखनी है। तो वो चीज़ आपकी सरफेस फिनिश को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेगी, स्मूथ करेगी। तो सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पार्क एनर्जी को कम रखना पड़ेगा और स्पार्क गैप को भी कम रखना पड़ेगा। और स्पार्क सरफेस रफनेस कब बढ़ती है, जब आप स्पार्क एनर्जी ज़्यादा रखते हो। तो नेचुरली बात है कि अगर आप स्पार्क एनर्जी ज़्यादा रखोगे तो सरफेस रफनेस बढ़ेगी, ठीक है। सरफेस फिनिश जो होगी वो कम रहेगी, लेकिन सरफेस फिनिश हमें अच्छी चाहिए। तो सरफेस फिनिश चाहिए, उसको क्या क्या कर सकते हो, जो वोल्टेज सप्लाई है स्पार्क एनर्जी को कम कर सकते हो, वोल्टेज सप्लाई कम कर दो, या करंट सप्लाई जो है वो भी कम कर दो। तो वोल्टेज सप्लाई कम करोगे, करंट सप्लाई कम करोगे, या पल्स ऑन टाइम जो है इनमें से किसी भी चीज़ को कम कर दो, तो इससे क्या होगा, मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा और सरफेस फिनिश बढ़ जाएगा। मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा और सरफेस फिनिश बढ़ेगा, इंप्रूव। अगर सरफेस फिनिश को इंप्रूव करना है तो 3 तरीके हैं, स्पार्क एनर्जी को कम करने का 3 तरीके हैं। एक, या तो वोल्टेज सप्लाई कम कर दो, या करंट सप्लाई कम कर दो, या पल्स ऑन टाइम कम कर दो, या पल्स ऑफ टाइम को बढ़ा दो, जिसकी वजह से आपका मटेरियल रिमूवल रेट तो कम होगा लेकिन साथ में सरफेस फिनिश आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है ये। टेपर कट, ओवर कट। टेपर कट का मतलब है जब हम मशीनिंग करते हैं तो मैंने बताया जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा टूल और वर्कपीस के बीच में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये अगर नियरेस्ट पॉइंट है तो यहाँ स्पार्किंग होगी, फिर नेक्स्ट स्पार्किंग सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होगी। तो मान लीजिए ये नेक्स्ट स्पार्किंग सबसे नियरेस्ट पॉइंट की है तो ये इस पे हो जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज होते रहते हैं और उसकी वजह से मटेरियल रिमूवल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो एक बार टेपर कट बनता है या फिर ओवर कट बनने के चांस हो जाता है। टेपर कट कैसे, जैसे आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका वर्कपीस है मान लीजिए, ठीक है, तो वर्कपीस को कट करना है इस तरह से, लेकिन कटिंग कैसे हो जाती है जनरली, ये इस तरह से हो जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जनरली कैसे हो जाती है, कटिंग होनी चाहिए इस तरह से, लेकिन आपकी कटिंग किस तरह से हो जाती है जनरली, ये सीधे होने की बजाय ये थोड़ी सी टेपर हो जाती है, ठीक है, जब आपका टूल आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्पार्किंग हुई थी और यहाँ पे सबसे इंटेंसिटी जो थी, बार बार जो स्पार्किंग यहाँ पे ज़्यादा हो गई और यहाँ कम रहेगी, क्योंकि ये बाद में नीचे कॉन्टेक्ट में बाद में आया। तो यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ पे स्पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से मटेरियल रिमूवल रेट यहाँ से ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका वर्कपीस सीधा होने की बजाय ऐसे टेपर हो गया, ये इस तरह से टेपर बन गया, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे बोलते हैं टेपर कट। और जनरली जैसे अगर मैं आपको इसी को ऊपर, जैसे आप वर्कपीस है कट करना है मान लीजिए, तो इसे बोलते हैं टेपर कट। ये एक प्रॉब्लम आती है जनरली, ठीक है। अब जैसे इसी हमें चाहिए था इस तरह का, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, वर्कपीस आपको ऐसा दिखेगा और इसको कट ऐसा होल दिखेगा इसके ऊपर। अगर मैं मान लो यहाँ ना बना के इसी के ऊपर बनाता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसी वर्कपीस को ऊपर से देखूं तो मेरा वर्कपीस का जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा और इसके अंदर ये जो होल है ये दिखेगा। लेकिन जनरली क्या होगा, अगर आप ये टूल आपने इस्तेमाल किया, तो ये टूल अगर 10 mm का है मान लीजिए डाया, अगर इसका डाया जो है वो 10 mm है, तो जो ये होल प्रोड्यूस हुआ है वो मान लीजिए 11 mm का हो गया। समझने की बात है बस। तो हमें चाहिए था अगर 10 mm का, तो हमें टूल जो है वो जनरली थोड़ा कम mm का करना पड़ेगा। तो इन जो एक्चुअल में हमें कट करना था वो 10 mm का करना था और हमने टूल किया 10 mm का यूज़। तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ साइड में भी आपकी स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से आपका जो होल है वो बढ़ जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो होल चाहिए होगा वो उससे बड़ा होल बनेगा, तो इसे बोलते हैं ओवर कट। तो इस ओवर कट को हम एक तरीका तो ये कंपनसेट करने का कि आप टूल का डिज़ाइन उसी हिसाब से बना लीजिए। अगर मान लीजिए 10 mm का होल चाहिए तो आपको जो टूल यूज़ करना है वो आप 9 mm का यूज़ कर लीजिए। अगर आपको वर्कपीस में कट 10 mm का चाहिए तो आपने क्या किया, टूल को 9 mm का। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं ईडीएम में,
जिसे हम कहते हैं टेपर कट और ओवर कट। तो इन्हें रिमूव करने का तरीका ये है कि भैया आप सूटेबल इंसुलेशन लगा दीजिए साइड में, या तो अगर साइड में कटिंग होने की वजह से ये जो साइज़ है बढ़ गया, ये साइज़ बढ़ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ वर्कपीस के साइड में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं ताकि आपकी स्पार्किंग जो हो वो यहाँ यहीं हो, नीचे इस एरिया में ही हो, साइड वाले सरफेस में ना हो, क्योंकि आपने यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया। तो एक तरीका ये भी होता है। दूसरा, आप टूल का साइज़ ही छोटा ले लीजिए जिससे ओवरकट से आप बच सकें। ठीक है, तो ये तरीके हैं टेपर कट से और ओवरकट से बचने का। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो एनी मटेरियल जो भी कंडक्टिव मटेरियल है इलेक्ट्रिकली, उन सब मटेरियल पे आप मशीन कर सकते हो ईडीएम से। और मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा भी हो उसको इजीली मशीन कर देता है। टूल और वर्कपीस जो होते हैं वो कटिंग फोर्सेस से फ्री होते हैं, तो कांटेक्ट में नहीं आते। एज मशीनिंग एंड शार्प कॉर्नर्स आर पॉसिबल इन ईडीएम प्रोसेस। टूल मेकिंग इज ईजियर एज इट कैन बी मेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड ईजी फॉर्मेबल मटेरियल। इसमें टूल बनाना आसान है क्योंकि टूल जो है वो बड़े सॉफ्ट मटेरियल से आप बना सकते हो, जैसे कि हमने देखा ब्रास, कॉपर, ठीक है, टंगस्टन कॉपर वाला, ये बड़े सॉफ्ट टाइप के मटेरियल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो इनको आप यूज़ कर रहे हो एक बहुत डिफिकल्ट मटेरियल को कट करने के लिए, तो कॉपर, ब्रास, ग्रेफाइट जैसे टूल जो है उनको जो शेप देनी है वो बड़ी आप आराम से मैन्युफैक्चर कर पाओगे और उससे आप फिर वर्कपीस को कट कर सकते हो। तो इतना इजी फॉर्म कर सकते हो आप टिक को, टूल को आप इजीली शेप दे सकते हो और जिसकी वजह से आप वर्कपीस को कट कर सकते हो। तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम टूल जैसे मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल पे काम करने का। तो प्रोसेस, और इससे सरफेस फिनिश अच्छी पड़ी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। ठीक है, जनरली टॉलरेंस जो है इसकी 0.008 mm तक रहती है, तो बहुत हाई क्वालिटी इसकी रहती है आपकी टॉलरेंस में। रिपीटेबिलिटी जो है वो बार बार आप रिपीट कर सकते हो इस प्रोसेस को। बर्फ फ्री प्रोसेस है, इसमें बर्फ फॉर्म नहीं होते। हार्ड डाई मटेरियल जो जिनमें कॉम्प्लिकेट शेप्स हैं उनको इजीली आप मशीन कर सकते हो विद गुड सरफेस फिनिश। ठीक है, बहुत जो डाई मटेरियल है जिन पर नॉर्मली हम वैसे काम कर ही नहीं सकते, जो डाई मटेरियल वैसे ही बहुत हार्ड होते हैं, और उनको कट करने के लिए अगर आप कन्वेंशनल मशीनिंग यूज़ करोगे तो आपको टूल भी उससे भी ज़्यादा हार्ड चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे आप वो सॉफ्ट टूल से भी कटिंग कर पा रहे हो, बहुत हार्ड से हार्ड मटेरियल से, जो सुपर अलॉयज हैं उनको भी कट कर पा रहे हो, कार्बाइड कैसे मटेरियल को भी कर, बस बशर्ते कि आपका प्रोवाइडेड की वर्कपीस जो हो वो कंडक्टिव, तो उन सभी को आप इजीली मशीन कर सकते हो। कॉम्प्लिकेट शेप्स होंगे वो भी आप बना सकते हो। प्रेजेंट, और ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसकी वजह से कूलेंट का एक्शन होता है जिससे आपकी हीट प्रोड्यूस नहीं होती, और बाकी फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। ईडीएम एमआरआर लो रहता है, इसमें मटेरियल रिमूवल बहुत कम होता है, काफ़ी कम मटेरियल रिमूव होता है, और इकोनॉमिकल रहता है, मेकिंग द प्रोसेस इकोनॉमिकल ओनली फॉर। लेकिन एमआरआर लो होने की वजह से फिर ये इफेक्टिव क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऐसा मटेरियल जो बहुत हार्ड और डिफिकल्ट है उस केस में एमआरआर कम हो रहा है, लेकिन उनको वैसे नॉर्मल प्रोसेस से हम कटिंग कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए ये प्रोसेस इकोनॉमिकल हो जाता है वहाँ पे, जहाँ मटेरियल जो है बहुत हार्ड है और डिफ़िकल्ट है जिनको मशीन किया ही नहीं जा सकता। तो वहाँ पे चाहे बेशक एमआरआर कम है, लेकिन कम से कम उसको बड़े हार्ड से हार्ड और डिफ़िकल्ट मटेरियल जिनको मशीन नहीं कर सकते उनको ये मशीन कर पा रहा, तो वहाँ पे ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है। ठीक है, लिमिटेशन है इसकी, एमआरआर बहुत कम रहेगा। लेकिन इसमें recast layer and micro cracks are inherent feature of the EDM process, thereby making surface quality poor। अब इससे क्या होता है, हीट इफेक्टेड जोन भी बनते हैं और एक लेयर फॉर्म हो जाती है सरफेस के ऊपर जब आप मटेरियल को मशीन करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वर्कपीस है उसके ऊपर सरफेस रिकास्ट लेयर फॉर्म हो जाती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और बबल फॉर्म होने की वजह से प्रेशर भी अप्लाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्कपीस के सरफेस पे टेम्परेचर राइज और प्रेशर राइज होने की वजह से यहाँ पे क्रैक फॉर्म हो जाते हैं, तो वर्कपीस पे ऐसे क्रैक आने लगते हैं। उन माइक्रो क्रैक्स होते हैं, काफ़ी माइक्रो लेवल पे होते हैं, लेकिन क्रैक्स रहते हैं जिसकी वजह से आपकी सरफेस क्वालिटी जो है वो थोड़ी पुअर होती है। मीडियम प्रोसेस इज नॉट सूटेबल फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है ही नहीं है। रैपिड इलेक्ट्रोड वेयर, अब इसमें क्या होता है, टूल जो आप यूज़ कर रहे होते हो, जैसे ये टूल है और ये वर्कपीस है, तो वर्कपीस से तो मटेरियल रिमूवल होता है, लेकिन टूल से भी आपका मटेरियल रिमूवल होता है, तो टूल वेयर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको रिपीटेडली टूल को भी यूज़ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बार बार दूसरा टूल लगाना पड़ता है, तो इसमें टूल वेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेस, तो ये कॉस्टली हो जाता है थोड़ा उसके मुकाबले। तो surface produced by EDM generally have a matte type appearance requiring further polishing to attain a glossy finish। तो जो जनरली जो EDM प्रोसेस से सरफेस प्रोड्यूस करते हो वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, मैट टाइप अपीयरेंस रहती है, अब उसको और पॉलिश करना पड़ता है। अगर उसकी
ग्लॉसी फिनिश चाहिए होता है तो उसको हमें पॉलिश करना पड़ जाता है, तो ये एक अलग से इसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो ईडीएम से डायरेक्ट आपको पॉलिश सरफेस नहीं मिलेगा, जैसा आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखते हो कि हमें करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हार्डन स्टील डाइज एप्लीकेशन देखते हैं ईडीएम की। हार्डन स्टील डाई, स्टैंपिंग टूल, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन डाई, फॉर्जिंग डाई, हर टाइप के डाइज जो हर अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। टूल्स जो डिफ़िकल्ट टू मटेरियल जो ऐसे हैं जिनको डिफ़िकल्ट है मशीन करना, वो सारे डाइज बहुत कॉस्टली होते हैं, आपको पता ही होगा, और उससे बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे मटेरियल जो डाइज जिनसे बनते हैं, उन डाइज को बनाने के लिए ईडीएम मशीन बहुत सक्सेसफुल है। उसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स भी उसमें देनी पड़ती है, वो सारी शेप आप ईडीएम में दे सकते हो। ईडीएम में ये इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज आप इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ये इसकी एप्लीकेशन है। और उनमें इंट्रिकेट बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेट शेप्स और डिज़ाइन भी होंगे, उनको भी आप बना सकते हो। और क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट है तो ये जनरली जो फ्रेजाइल का पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो ऐसे वर्कपीस जो बहुत फ्रेजाइल हैं, जो टच करने से ही टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं काफ़ी, तो उनमें क्योंकि यहाँ पे आपका कांटेक्ट तो होता नहीं है वर्कपीस का और सरफेस का, टूल का, तो वर्कपीस और टूल का कांटेक्ट नहीं होता, तो वो स्ट्रेस जनरेट नहीं होता आपके वर्कपीस पे। तो जो स्ट्रेस जनरेट नहीं होता उसकी वजह से हम ऐसे फ्रेजाइल कंपोनेंट को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ऐसे वर्कपीस जो फ्रेजाइल हैं उन पे आप ईडीएम लगा सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, प्रिंटर पार्ट्स, हनीकॉम शेप, इन सब में आप कर सकते हो। डीप कैविटीज, स्लॉट्स, रिब्स कैन बी इजीली मेड बाय ईडीएम। माइक्रो ईडीएम प्रोसेस कैन सक्सेसफुली प्रोड्यूस माइक्रो पिंस। तो माइक्रो लेवल पे भी आप ईडीएम कर सकते हो, मशीनिंग कर सकते हो, और पिंस जो हैं वो माइक्रोन लेवल पे, नोजल जो है माइक्रोन लेवल पे, और कैविटीज जो है माइक्रोन लेवल पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत फाइन होल्स क्रिएट कर सकते हो, माइक्रो लेवल के होल्स। और नोजल भी आप प्रोड्यूस कर सकते, नोजल भी आप हेल्प बना सकते हो इससे, और माइक्रो कैविटीज़ भी आप बना सकते हो माइक्रोन लेवल पे। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। आपको मैंने सारा कुछ बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद मैं वायर ईडीएम एक आपको और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।